हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी। तो दोस्तों आज इस वीडियो में जो है हम आपका उत्तराखंड बंदी रक्षक परीक्षा को दोस्तों हल करने वाले हैं, जो कि दोस्तों यूकेएसएससी द्वारा कराया गया प्रश्न पत्र है, जिसमें कि दोस्तों अभी वर्तमान में जो है पहले फिजिकल टेस्ट होने वाला है, उसके बाद पेपर होगा। 100 नंबर का दोस्तों एग्जाम होता है, जिसमें आपकी हिंदी आती है और आपका रीजनिंग और जीके और आपका उत्तराखंड जीके आता है। तो दोस्तों पुराना पेपर जरूर देखना चाहिए। जिस बच्चे ने भी उत्तराखंड बंदी रक्षक का फॉर्म भरा है उन सभी बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बहुत कुछ सीखने मिलता है दोस्तों। पुराने पेपर को देख के हमें अनुभव हो जाता है कि किस तरीके का एग्जाम आता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। और चैनल पर पहली बार नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सबसे पहले भर्ती अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाती है। देखिए पहला सवाल, देखिए हिंदी आती है 20 नंबर की। पहला हिंदी का सवाल आया था, देखते हैं दोस्तों। पहला सवाल है, अ आ ई के बाद ई हो तो दोनों मिलकर ए बनाते हैं, इस परिवर्तन को क्या कहते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है, और अ आ ई के बाद ई आए तो दोनों मिलकर ए बनाते हैं तो क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों एक का राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, गुण संधि कहलाती है दोस्तों, जहां पर ए बन जाता है, ओ बन जाता है, ठीक है, और अर बन जाता है, तो क्या कहलाती है, गुण संधि कहलाती है। पहले का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी बतानी है आपको, अधोपतन, अधपतन, अधिपतन या आधपतन। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी दोस्तों, ठीक है, आंसर नंबर बी हो जाएगा अधपतन। दोस्तों अगर इसको हम तोड़ते हैं तो ये अधपतन हो जाता है, इसमें आपकी विसर्ग संधि बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, ईश्वर तुम्हें सफलता दे किस प्रकार का वाक्य है। तो बताना है आपको, प्रश्नवाचक है, विस्मयवाचक है, निषेधात्मक है, इच्छावाचक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या बन जाएगा, 3 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर डी। देखिए ईश्वर तुम्हें सफलता दे, तो आप जो है इच्छावाचक है दोस्तों, जो आप किसी को कह रहे हैं कि ईश्वर तुम्हें सफलता दे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, कारण के अभाव से कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किस अलंकार का लक्षण है। देखिए कारण के अभाव से कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किस अलंकार का लक्षण है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर ए। तो यहाँ पर होता है आपका विभावना अलंकार। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अरविंद का पर्यायवाची शब्द है। देखिए अरविंद का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सुंदरता, महर्षि, कमल या सूर्य। तो 5 का राइट आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर सी, कमल हो जाएगा। और कमल के काफ़ी पर्यायवाची पूछते हैं दोस्तों एग्जाम में, सभी बच्चों को याद रखने, अरविंद का पर्यायवाची कमल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आया था, सद्भावना, सद्भावना में कौन सी संधि है। देखिए आपको बताना है, तो ऑप्शन है स्वर संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों आंसर नंबर सी, व्यंजन संधि। क्योंकि दोस्तों जहाँ पर हलंत होता है, हलंत से पहचान हो जाती है, व्यंजन संधि है, ठीक है, तो याद रखेंगे 6 का आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आया था, कोयलों की दलाली में हाथ काले, लोकोक्तिकार। देखिए बताना है कि कोयलों की दलाली में हाथ काले क्या अर्थ होगा। कोयले का व्यापार कठिन होता है, व्यापार करने से हाथ काले हो जाते हैं, बुरे का साथ करने से कलंक लगता है, अच्छे का सत्संग करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा, 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर सी, बुरे का साथ करने से कलंक लगता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कोयलों की दलाली में हाथ काले, बुरे का साथ करने से कलंक लगता है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आया था, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, ठीक है, ध्यान रखेंगे 14 सितंबर 1949 में दोस्तों ये पहली बार मनाया गया, ठीक है, 14 सितंबर 1949 को। तो 14 सितंबर को ही क्या हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। देखिए मूर्धन्य ध्वनि बतानी है, ऐसे क्वेश्चन आयोग बहुत बार पूछता है, तो सभी को ध्यान रखना है कि मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। देखिए टॉ ठॉ डॉ ढो, जिसको बोलते हुए दोस्तों आपके गले से भी भारी आवाज़ निकलती है, टॉ ठॉ डॉ ढो। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको बोल के देखने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 आया था, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। देखिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन पूछा आयोग ने। 10वां क्वेश्चन था कि हिंदी, ऑप्शन है हिंदी के विकास के लिए निर्देश, संघ परिभाषा, ऑप्शन सी है उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा। तो 10 का राइट आंसर क्या बनेगा, 10 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर बनेगा इसका ए, ठीक है, हिंदी के विकास के लिए निर्देश, ठीक है, अनुच्छेद 351 में। और जो हिंदी है दोस्तों हमारी 343 से 351 तक हिंदी दी गई है संविधान में, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध रूप का चयन कीजिए। देखिए शुद्ध वाक्य बताना है, ऑप्शन ए है रोटी बच्चे को पकाकर खिलाओ, ऑप्शन बी है बच्चे को रोटी पकाकर खिलाओ, सी है बच्चे को पकाकर रोटी खिलाओ, और डी है पकाकर रोटी बच्चे को खिलाओ। तो 11 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर बी। ध्यान रखेंगे, बच्चे को रोटी पकाकर खिलाओ
बिल्कुल सही होगा, बाकी दोस्तों ये तीनों गलत हैं। ठीक है, बच्चे को रोटी पका कर खिलाओ, आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 आया था, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास का अर्थ है। देखिए लोकोक्ति है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास का क्या अर्थ हो जाता है? तो 12 का राइट आंसर क्या बनेगा? 12 का राइट आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर सी। ठीक है, मुख्य कार्य को त्याग कर अन्य कार्य में लग जाना। ठीक है, इसका अर्थ होता है मुख्य कार्य को त्याग कर अन्य कार्य में लग जाना। जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आप देहरादून समूह गौ की तैयारी करने गए थे, आप देहरादून पीसीएस की तैयारी करने गए थे लेकिन लग गए समूहों की तैयारी करने में। तो यही अर्थ है। देखिए, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, वे रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग बाटन वाटे को लगे, जो मेहंदी को रंग उपयोग दोहे में अलंकार। देखिए अलंकार बताना है, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर डी। ठीक है, इसमें आएगा आपका उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आया था, प्रमुख मात्रिक छंद है। देखिए मात्रिक छंद बताना है आपको, प्रमुख मात्रिक छंद है, तो 14 का राइट आंसर बनेगा दोस्तों आपका आंसर नंबर ए। अहिर, चौपाई और बरबे जो है आपके मात्रिक छंद हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अहिर, चौपाई और बरबे मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आया था, नीचे दी गई वाक्य पंक्तियों के रचयिता हैं। देखिए यूकेएसएससी कैसे भी सवाल रख देता है कभी कभी अटपटे, जैसे कि ये रखा गया है, राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए सब कहीं नहीं हो क्या। तो ये देखिए हाई स्कूल की किताब से उठा रखा है। ठीक है, तो 15 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर ए। ठीक है, ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति हैं। ठीक है, याद रखेंगे मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, तन मन धन से तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ, वाक्य में विराम चिन्ह लगेंगे। ठीक है, वाक्य में विराम चिन्ह कहाँ पे लगेंगे? इन्होंने पूछा है कि कौन से चिन्ह लगेंगे, तन मन धन से तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। तो 16 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर सी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसमें पहले कॉमा लगेगा। देखिए तन मन धन से, ठीक है, यहाँ पे कॉमा आ जाएगा, उसके बाद बोला है और तन मन धन से तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ के बाद विराम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आया था, निम्न में से महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखांकित रेखा चित्र कौन सा है? देखिए महादेवी वर्मा का रेखा चित्र पूछा है, तो 17 का राइट आंसर क्या बनेगा? 17 का राइट आंसर दोस्तों बन जाएगा आपका आंसर नंबर सी। तो ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, अतीत के चलचित्र किसकी है? महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आया था कि आंतरिक तथा बाह्य स्रोतों से यह ज्ञात हुआ कि संवत 1535 की वैशाख शुक्ल पंचमी को सीही नामक ग्राम में एक बालक का जन्म हुआ, वह बालक था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का। 18 का राइट आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर ए। ठीक है, तो वो बालक कौन था दोस्तों? वो बालक था आपका सूरदास। ध्यान रखेंगे, यूकेएसएससी कैसे भी सवाल पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आया था, जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो, वाक्य के लिए सही शब्द चुनिए। देखिए जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वन वर्ड पूछा गया है। 19 का आंसर बन जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर बी। ठीक है, वो होती है असाध्य। ठीक है, जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो वो होती है असाध्य। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, पुलुप्त स्वर कहलाते हैं। देखिए पुलुप्त स्वर, देखिए स्वर आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हस्व स्वर और दीर्घ स्वर और आपका होता है पुलुप्त स्वर। तो इसमें पूछा गया है पुलुप्त स्वर बताने हैं, तो 20 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर सी। ठीक है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता हो। ठीक है, जैसे कि आप लिख सकते हैं ओम। ठीक है, ओम इस तरीके से लिखा जाता है, तो आपने ओम बोलते हुए कहा ओम। ठीक है, तो काफ़ी अधिक समय लगता है, तो आंसर नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आया था, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। क्वेश्चन पूछा है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। दोस्तों इसको हम हाई स्कूल इंटर से पढ़ते आ रहे हैं, तो 21 का राइट आंसर क्या बनेगा? 21 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर सी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को सभी बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट कर देता है आयोग, वायुमंडल अपवर्तन के कारण। ध्यान रखेंगे, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण। पेपर अच्छा आया था दोस्तों प्रीवियस। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन था, स्वतंत्र भारत के प्रथम सामाजिक आर्थिक तथा जातीय जनगणना कब कराई गई। ठीक है, स्वतंत्र भारत की प्रथम सामाजिक आर्थिक तथा जातीय जनगणना कब कराई गई? तो 22 का राइट आंसर क्या बनेगा? 22 का राइट आंसर बनेगा दोस्तों आपका आंसर नंबर बी। ठीक है, 2011 में करवाई थी। 22 का राइट आंसर है बी। ठीक है, इसको सभी बच्चे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 आया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया, भारत में वस्तु एवं जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी विधेयक कब पारित हुआ। इंपोर्टेंट सवाल है, ये आयोग बार बार रिपीट करता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन जो है आयोग रिपीट कर देता है। ठीक है, तो 23 का राइट आंसर क्या बनेगा? 23 का राइट आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर ए। ठीक है, 3 अगस्त 2016 को। ठीक है, विधेयक पारित की बात चल रही है दोस्तों। ठीक है, कब पास हुआ था, सिर्फ लागू नहीं पूछा है कि जीएसटी विधेयक कब पास हुआ था, तो 3 अगस्त 2016 को।
उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया कि जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आयोग ने लगभग 10 से 15 बार हर एग्जाम में इसको पूछ चुका है, तो इसको नए बच्चे याद रखेंगे जिनका एग्जाम है बंदी रक्षक का। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 का राइट आंसर बन जाता है दोस्तों आपका आंसर नंबर ए। ठीक है, जनसंख्या दिवस जो है आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आया था, निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम राष्ट्रीय अभयारण्य है। वेरी मोस्ट सवाल है, निम्न में कौन सा भारत का प्रथम राष्ट्रीय अभयारण्य है। तो 25 का राइट आंसर बनेगा दोस्तों आपका आंसर नंबर सी। यह है आपका कार्बेट अभयारण्य जो कि उत्तराखंड नैनीताल में ही दोस्तों स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि वह, ठीक है इंपॉर्टेंट है, पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि वह, 26 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर बी, स्वयं भोजन बनाते हैं। ठीक है, स्वयं भोजन बनाते हैं तो स्वपोषी कहलाते हैं। और परपोषी कौन से होते हैं दोस्तों, जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया, स्वाइन फ्लू को जाना जाता है। देखिए स्वाइन फ्लू किस नाम से जाना जाता है, तो 27 का राइट आंसर क्या बनेगा, ये 27 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर ए, इन्फ्लुएंजा H1N1। ठीक है, ध्यान रखेंगे जो स्वाइन फ्लू होता है दोस्तों आपका इन्फ्लुएंजा H1N1 होता है। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया, जीवन कहलाता है जब किसी में निम्न गुण हो। ठीक है, तो 28 का राइट आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर डी। ठीक है, उपयुक्त सभी। देखिए इसको कैसे समझेंगे, क्वेश्चन पूछा गया, जीवन कहलाता है जब किसी में श्वसन हो, वृद्धि हो, उपापचय हो, तभी जो है जीवन कहलाएगा दोस्तों। क्योंकि श्वसन होगा सांस लेंगे, वृद्धि होगी बढ़ोतरी, उपाचय, ठीक है पाचन होगा, तो ही जीवन कहलाएगा। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आया था, सभी व्रत होते हैं, तो सभी व्रत पूछा था, तो 29 का आंसर क्या बनेगा, 29 का आंसर नंबर बनेगा दोस्तों आंसर नंबर सी, समरूप। इसका आंसर बन जाएगा दोस्तों आपका 29 का, सभी व्रत होते हैं समरूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। वेरी मोस्ट सवाल है दोस्तों, आयोग ने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो 30 का राइट आंसर क्या बनेगा, 30 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर सी। ठीक है, इटली था उस समय। ठीक है, इटली, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था इटली। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया, 11वां G20 शिखर सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ। तो दोस्तों आपको याद रखने हैं क्योंकि G20 सम्मेलन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, करंट अफेयर का सवाल पूछा गया उस समय, तो 31 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर सी। ठीक है, उस समय जो हुआ चीन में हुआ दोस्तों, ज़्यादातर ये चीन और बीजिंग में ही होते हैं, तो आपको सभी ध्यान रखना है, वर्तमान का भी याद करके रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 आया है दोस्तों, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल 2020 में कौन है। ठीक है, ये वर्तमान में पूछा गया। ठीक है, क्योंकि इस समय ये है 2016 का पूछा गया था, लेकिन इसको हमने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, तो 32 का राइट आंसर क्या बनेगा, 32 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर सी, के वेणुगोपाल। लेकिन अब दोस्तों 21 में 22 में बदल गए, तो आपको ये भी याद रखना, करंट का क्वेश्चन था। उसके बाद 33वां क्वेश्चन आया था, प्रथम ब्रिक्स सम्मेलन समारोह कहाँ आयोजन हुआ था। ठीक है, प्रथम ब्रिक्स फिल्म समारोह का आयोजन कहाँ हुआ था, तो आपको बताना है, तो कहाँ पर हुआ था। 33 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर सी। ठीक है, ये आपका नई दिल्ली में हुआ था, प्रथम ब्रिक्स फिल्म समारोह का आयोजन आपके नई दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया, किसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। देखिए कंप्यूटर भी आपको याद रखना है, कंप्यूटर लगभग आपको 4 से 5 सवाल जो है आपको कंप्यूटर के देखने को मिलते हैं, और सिलेबस में हमारे कंप्यूटर भी है। तो किसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, 34 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर बी। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो इस तरीके से सभी क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया, IT का पूरा नाम क्या है। देखिए IT का पूरा नाम बताना है, तो 35 का राइट आंसर क्या बनेगा, 35 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर ए। ठीक है, IT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपने कभी कभी सुना होगा कि IT सेक्टर, तो उसको बोलते हैं दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एरिया, मतलब यह सेक्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया, CPU का पूरा नाम क्या है। देखिए UPSSC ने हर बार कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है वो रिपीट ही करता है, तो आपको ध्यान में रख के चलने हैं कि आयोग किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। देखिए 3 क्वेश्चन पूछे हैं, और ये तीनों क्वेश्चन लगभग आयोग ने अभी तक के 10 से 20 एग्जाम में रिपीट करता ही रहता है। आयोग जो है क्वेश्चन कंप्यूटर के नए नहीं रखता है, वही रख देता है, बस नए क्या पूछ लेता है, कोई फुल फॉर्म नहीं पूछ लेगा, या कुछ कोई कंप्यूटर का आविष्कार हुआ है या कोई वायरस है तो उसको नया रख देता है, बाकी क्वेश्चन वही पूछता है बेसिक। तो 36 का राइट आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, CPU की फुल फॉर्म क्या है, तो 36 का राइट आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो सभी बच्चे याद रखेंगे, नए बच्चे भी याद रखेंगे। ठीक है, प्रोग्रामिंग नहीं होता है और कंप्यूटर नहीं होता है इधर, तो ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो आपके कंप्यूटर में होता है CPU। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया था, पित्त की अनुपस्थिति में निम्न में किसका पाचन नहीं होता है। अगर आपके देखिए बॉडी में अगर पित्त नहीं है, कभी कभी जैसे पित्त में पथरी हो जाती है तो पित्त को जो है निकाल दिया जाता है, ठीक है, ऑपरेशन के द्वारा। तो 37 का राइट आंसर क्या बनेगा, 37 का राइट आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर सी। ठीक है, ध्यान रखेंगे वसा। ठीक है, पित्त की अनुपस्थिति में किसका पाचन नहीं होता है, तो आप जो है वसा का पाचन नहीं कर सकते हैं, तरल पदार्थ आप लोग ज़्यादातर नहीं खा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आया था,
कि दंत चिकित्सक द्वारा मरीज के दांतों की जांच के लिए कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो दंत चिकित्सक द्वारा मरीज के दांतों की जांच के लिए कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है, तो 38 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर बी। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, अवतल लेंस का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। देखिए दोस्तों, बीच में जो है इसमें रीजनिंग आ रखी है, लगभग आपके 39, क्योंकि आपके 20 नंबर का सिलेबस होगा, वो 100 नंबर का सिलेबस है, जिसमें कि आपको 10 नंबर या 15 नंबर की रीजनिंग मिलेगी। तो रीजनिंग को दोस्तों बाद में हल कर लेंगे, हम जो है इसमें जीएस और उत्तराखंड जी के देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 67 पे चलते हैं, जहाँ पे जीएस के सवाल हैं सिर्फ, बाकी हमने स्किप किया है। तो 67वां सवाल आया, जौलजीबी मेला किन नदियों के संगम पर लगता है। तो आपको बताना है जौलजीबी मेला किन नदियों के संगम पर लगता है। तो 67 का राइट आंसर क्या बनेगा, 67 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर 67 का बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर सी। ठीक है, काली एवं गोरी नदी के संगम पर लगता है आपका जौलजीबी मेला, जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में लगता है। तो नए बच्चे इसको याद रखेंगे, और ये क्वेश्चन काफी बार आयोग द्वारा पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया, देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किस साहित्यकार की वर्ष 2016 में मृत्यु हुई। ठीक है, इंपोर्टेंट सवाल था, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किस साहित्यकार की वर्ष 2016 में मृत्यु हुई। तो 68 का राइट आंसर क्या बनेगा, 68 का राइट आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर बी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, महाश्वेता देवी का जो है 2016 में निधन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया, अस्कोट आराकोट अभियान, अस्कोट आराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित होता है। तो बताना है दोस्तों, इंपोर्टेंट सवाल है। 69 का राइट आंसर क्या बनेगा, 69 का राइट आंसर बनेगा दोस्तों आपका आंसर नंबर सी। ठीक है, पहाड़ संस्था के द्वारा ये जो है संचालित किया जाता है अस्कोट आराकोट अभियान। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 आया था कि किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरीकुंड से पैदल प्रारंभ होती है। तो बताना है कि किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरीकुंड से पैदल प्रारंभ होती है। तो 70 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर सी। ठीक है, याद रखेंगे, केदारनाथ की। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया, हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एवं ट्रस्ट की स्थापना किसने की थी। ठीक है, हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एवं ट्रस्ट की स्थापना किसने की थी। 71 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर सी। ठीक है, स्वामी राम के द्वारा की गई है दोस्तों ये। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसको भी देहरादून में है, हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एवं ट्रस्ट की स्थापना स्वामी राम। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया, कोटेश्वर डैम किस नदी पर बना है। तो कोटेश्वर डैम किस नदी पर बना है बताना है। तो 72 का राइट आंसर क्या बनेगा, 72 का राइट आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर सी। ठीक है, कोटेश्वर डैम जो है आपके भागीरथी नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76 है, देखिए बीच में रीजनिंग को फिर गायब कर दिया हमने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं कि उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है। इंपोर्टेंट सवाल है और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है। तो 76 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर ए। ठीक है, काली नदी है दोस्तों। ठीक है, सबसे लंबी, जो कि 252 किलोमीटर है। ठीक है, ये आपकी कहाँ पड़ती है, ये पिथौरागढ़ कुमाऊं के क्षेत्र में पड़ती है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड के पूरब में काली नदी। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है, काली नदी। क्वेश्चन नंबर 77 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, रिंगाल का उपयोग किया जाता है। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आया था, रिंगाल का उपयोग किया जाता है, परीक्षावाड़ी का सवाल है। तो 77 का आंसर क्या बन जाएगा, 77 का आंसर बनेगा दोस्तों आपका आंसर नंबर डी। ठीक है, कालीन, कटोरा और टोकरी बनाने के लिए रिंगाल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 आया था, उत्तराखंड की निम्न में से किस समुदाय में सर्वाधिक साक्षरता है। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। ठीक है, कि उत्तराखंड का जो हमारी जनजातियां हैं राज्य में 5, उनमें पूछा कि सर्वाधिक साक्षरता दर किस जनजाति की है। तो 78 का राइट आंसर क्या बनेगा, 78 का राइट आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर सी। ठीक है, जो है साक्षरता भोटिया की है, 78 का बनेगा भोटिया की। ठीक है, जो कि आपकी पिथौरागढ़ चमोली में पाई जाती है अधिक से अधिक। ठीक है, जौनसारी आपका जौनसार बावट क्षेत्र में है, देहरादून के आसपास। राजी भी पिथौरागढ़ तिब्बत से सटे पिथौरागढ़ चमोली में, और बोक्सा जो है आपकी उधम सिंह नगर जिले में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 79 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा जिला उत्तराखंड राज्य में सबसे छोटा है। देखिए क्षेत्रफल की बात करते हैं तो सबसे छोटा जिला इन्होंने पूछा है। उत्तराखंड में 13 जिले हैं दोस्तों, जिनमें कि सबसे छोटा पूछा है। तो 79 का आंसर क्या बनेगा, 79 का आंसर बन जाएगा दोस्तों, सबसे छोटा क्षेत्रफल में चंपावत है दोस्तों, और सबसे बड़ा आपका जो है चमोली जनपद है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सबसे छोटा चंपावत है और सबसे बड़ा जो है आपका चमोली जनपद है। कहीं कहीं उत्तरकाशी भी दिया है, लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात करें तो चमोली का जो है 80-30 है। ठीक है, क्षेत्रफल, और जो है उत्तरकाशी का दोस्तों 80-16। ठीक है, इस तरीके से कम है। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन सा है। तो बताना है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन सा है। तो 80 का राइट आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर डी। ठीक है, देहरादून है सर्वाधिक नगरीकृत जनपद।
तो याद रखेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। 81 पूछा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट सवाल है वेरी। 81 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी संस्थान कहाँ स्थित है, तो 81 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर सी, ठीक है, देहरादून में है, ये भी इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों ठीक आए थे बंदी रक्षक की परीक्षा में, आगे भी अगर ऐसा पेपर आएगा तो आप सभी के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, सिलेक्शन ले लेना। इस बार जो है आपके 213 पोस्टें हैं, 213 पोस्टें हैं दोस्तों, जिसमें कि शायद 13 पोस्टें ओनली गर्ल्स के लिए हैं, बाकी 200 पोस्टें लड़कों के लिए है, ठीक है। इसका फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट के बाद आपका रिटर्न टेस्ट होगा, तो आपको अच्छे से नंबर लाने और सिलेक्शन लेना है। कट ऑफ भी दोस्तों जहाँ तक है कि 200 पोस्टें हैं तो कट ऑफ आपकी आप 70 मैक्सिमम मान के चलिए, फिर भी 65 के आसपास चल के चलिए, ठीक है, कि 65-70 नंबर अगर आप ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, और बहुत अच्छी जॉब होती है जेल गार्ड की। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 आया था, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत निवास करता है। तो देखिए बताना है आपको कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत निवास करता है, तो 82 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर ए, ठीक है, 0.83%। तो सभी बच्चे इसको याद रखेंगे 0.83, लेकिन अगर 0.84 भी लिखा आता है तो भी आप उसको लगा देंगे दोस्तों की, ठीक है, 0.84 भी माना गया है, ठीक है, 0.83 या 84 जो भी आएगा वो लगा देना आप। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो बताना है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील बतानी है, तो 83 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर चिल्का झील, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे चिल्का झील जो है आपकी कहाँ पर है, ये उड़ीसा राज्य में दोस्तों स्थित है, ठीक है, सभी बच्चे याद रखेंगे। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का झील, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया, निम्न में से कहाँ सबसे पुरानी चट्टानें हैं, कि निम्न में से कहाँ सबसे पुरानी चट्टानें बतानी है आपको, हिमालय में है, अरावली में है, या शिवालिक की हैं, या सिंधु गंगा मैदान की। तो 84 का राइट आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर बी, ठीक है, अरावली में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे कि निम्न में सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ हैं, अरावली में, जो कि राजस्थान में पड़ती हैं, ठीक है, अरावली की चोटियाँ। क्वेश्चन नंबर 85 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है, किसने गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और सभी बच्चे इसको याद रखेंगे, किसने गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि कहा है। तो 85 का राइट आंसर क्या बनेगा, आंसर नंबर बी बन जाएगा, सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गुमानी पंथ जो जिनका संबंध काशीपुर से था दोस्तों, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट है, और सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने इनको गुमानी पंथ कहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 की ओर बढ़ते हैं। 86 पूछा गया था कि 2016 में सार्क के अध्यक्ष देश कौन है, ठीक है, सार्क के अध्यक्ष देश कौन है, ठीक है, 2016 में सार्क अध्यक्ष देश कौन है। क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है दोस्तों। 86 का राइट आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर बी, ठीक है, नेपाल पूछा है 2016 में सार्क अध्यक्ष, ठीक है, ये इस तरीके से होगा कि सार्क के जो अध्यक्ष हैं वो किस देश के हैं, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन होगा, मिसप्रिंट हो गया है कि 2016 में सार्क के अध्यक्ष किस देश के हैं, तो उस समय जो है नेपाल के रहे होंगे। आपको 2022 का याद करके रखना है, क्योंकि सार्क से दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। सार्क जो है आपकी 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सार्क जो है राज्यों का वो है सम्मेलन होता है दोस्तों, ठीक है, 8 राज्यों का है शायद, जिसकी स्थापना की 8 दिसंबर, ठीक है, और इसका मुख्यालय जो है दोस्तों आपका काठमांडू में है, ठीक है, काठमांडू। क्वेश्चन नंबर 87 की ओर बढ़ते हैं। 87 कहता है, कड़वा श्रम किस नदी के तट पर स्थित है। तो कड़वा श्रम किस नदी के तट पर स्थित है, यमुना के, मालिनी के, टोंस के, कोसी के। तो 87 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर बी, ठीक है, कड़वा श्रम जो है आपके मालिनी नदी के किनारे स्थित है, जो कि आपका पौड़ी जनपद में स्थित है, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में है कड़वा श्रम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया कि पुष्पेश पंत को किस क्षेत्र में जाना जाता है। परीक्षा माड़ी का क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को याद भी होना चाहिए। तो 88 का राइट आंसर क्या बनेगा, आंसर नंबर सी, ठीक है, ये जो है आपके अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं, तो सभी बच्चे इसको ध्यान रखेंगे, एग्जाम बहुत अच्छा आया है। 89 क्वेश्चन देखते हैं। 89 पूछा गया, बागनाथ मंदिर स्थित है, ठीक है, बागनाथ मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है, पिथौरागढ़ में, नैनीताल में, देहरादून में, या बागेश्वर में। तो 89 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर डी, ठीक है, बागनाथ मंदिर जो है आपका बागेश्वर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया था। देखिए 90 क्वेश्चन पूछा गया कि पहल योजना का संबंध निम्न में से किससे है। देखिए पहल योजना का संबंध निम्न में से किससे है, तो 90 का आंसर बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर बी, ठीक है, पहल योजना का संबंध जो है आपका रसोई घर से है। तो ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, रसोई गैस से, ठीक है, रसोई गैस जो सिलेंडर मिलता है, पहल योजना का संबंध रसोई गैस है। क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया था। देखिए कि निम्न में से कौन सा समरूप मिश्रण है, तो बताना है कि निम्न में से कौन सा समरूप मिश्रण है, तेल में पानी, एल्कोहल में पानी, रेत और नमक, चीनी और नमक। तो 91 का क्या बनेगा, 91 का आंसर बनेगा दोस्तों आपका आंसर नंबर बी, ठीक है, एल्कोहल में पानी जो है समरूप मिश्रण है दोस्तों, ठीक है, तेल में अगर पानी मिलाएंगे दोस्तों दिक्कत हो जाती है, मतलब वो अलग बन जाता है, रेत में नमक भी, और एल्कोहल में जो है पानी मिला के दोस्तों लोग
कर सकते हैं, क्योंकि ड्रिंक का प्रयोग जो है अल्कोहल में पानी मिलाकर ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 पूछा है, काले हिरण के अवैध शिकार के लिए सलमान खान के विरुद्ध किस समुदाय ने प्रयास किया। ठीक है, जो राजस्थान में दोस्तों सलमान खान ने काला हिरण का कर दिया था शिकार। ठीक है, काले हिरण के अवैध शिकार के लिए सलमान खान के विरुद्ध किस समुदाय ने प्रयास किया, तो 92 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर बी। ठीक है, तो वो था बिश्नोई समुदाय। ठीक है, ये बिश्नोई जाति जो है आपकी राजस्थान में पाई जाती है, बिश्नोई समुदाय। क्वेश्चन नंबर 93 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 आया था, किस वर्ग में सभी भूमिगत तने हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। कभी कभी ऐसे पूछ दिया जाता है कि अदरक जो है कि किस प्रकार का तना है, कि भूमिगत है, इस तरीके से क्वेश्चन, या पूछ लेते हैं कि यहाँ से पूछ लेते हैं, कुछ भी क्वेश्चन उठा लेते हैं कि आलू कैसा तना है। ज़्यादातर अदरक के बारे में पूछा जाता है। यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन कि किस वर्ग में सभी भूमिगत तने हैं, तो 93 का आंसर क्या बनेगा, आंसर नंबर डी बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, अदरक है, आलू है और प्याज है दोस्तों, ये तीनों जो है भूमिगत हैं। देखिए, प्याज, अदरक, आलू और प्याज जो है ज़मीन के अंतर्गत ही होते हैं, क्योंकि इसमें जो है मिर्च है जो ऊपर आ जाएगी दोस्तों, इसमें टमाटर है ये भी ऊपर आ जाएगा, इसमें मिर्च है ये भी ऊपर आ जाएगी, बाकी शकरकंद हो जाएगा, भूमिगत में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया, भक्त दर्शन वर्तमान उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित है। देखिए, वेरी मोस्ट सवाल है कि भक्त दर्शन वर्तमान उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित थे। ठीक है, भक्त दर्शन, तो 94 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर ए। ठीक है, ये आपके पौड़ी गढ़वाल जनपद से स्थित थे, संबंधित थे। ठीक है, भक्त दर्शन पौड़ी गढ़वाल से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 95 है, उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरख्याणी प्रतीक है, तो बताना है कि उत्तराखंड में जो बहुप्रचलित शब्द है गोरख्याणी, वो किसका प्रतीक है दोस्तों, पवित्रता का, आध्यात्मिकता का, प्रेम का या क्रूरता का। तो 95 का राइट आंसर क्या बनेगा, 95 का राइट आंसर बनेगा दोस्तों आपका आंसर नंबर डी। ठीक है, गोरख्याणी शब्द का प्रयोग दोस्तों क्रूरता के लिए किया गया है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक ध्यान रखेंगे, गोरख्याणी शब्द का प्रयोग क्या है, क्रूरता। और अगर गोरख्याली पूछा जाए, ठीक है, गोरख्याली, अगर गोरख्याली आए तो दोस्तों ये नेपाली भाषा से संबंधित हो जाता है। ठीक है, जो पश्चिम में नेपाली भाषा बोली जाती है उत्तराखंड के, तो गोरख्याली भाषा उससे संबंधित होता है, गोरख्याली। लास्ट में लॉ बन जाता है, यहाँ पर डॉ बना हुआ है, तो ये क्रूरता से है और लॉ बन जाएगा तो भाषा से। क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है कि उत्तराखंड के पवार वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, पवार वंश का अंतिम शासक पूछा है, तो 96 का राइट आंसर क्या बनेगा, आंसर नंबर ए, क्योंकि बेसिक सवाल है दोस्तों, मानवेंद्र शाह। ठीक है, पवार वंश के अंतिम शासक कौन थे, 96 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर ए, मानवेंद्र शाह। क्वेश्चन नंबर 97 आया था कि मोर ध्वज प्रसिद्ध है, बताना है कि मोर ध्वज प्रसिद्ध है धार्मिक स्थल के रूप में, पुरातात्विक स्थल के रूप में, औद्योगिक केंद्र के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 97 का क्या बनेगा, 97 का आंसर बी बन जाएगा, पुरातात्विक स्थल के रूप में मोर ध्वज जो है आपके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मोर ध्वज का किला है पुरातात्विक स्थल के रूप में, तो सभी बच्चे इसको भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 98 है, डोला पालकी आंदोलन विशेषतः किससे संबंधित था। तो डोला पालकी आंदोलन दोस्तों किससे संबंधित था, तो 98 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर बी। ठीक है, शिल्पकारों से संबंधित था डोला पालकी आंदोलन, जिसके संस्थापक थे दोस्तों आपके जयानंद भारती। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जयानंद भारती। तो ये जो है डोला पालकी आंदोलन आपके शिल्पकारों से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई। देखिए, वो बेसिक सवाल है और इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है बार बार, नए बच्चे कुछ इसको गलत कर देते हैं, जो बच्चे तैयारी नहीं करते हैं। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई, तो 99 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर बी, 1936 में दोस्तों की गई थी, जो कि वर्तमान में भी कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1957 में इसका नाम कर दिया गया था। ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क, उससे पहले भी एक बार इसका नाम बदला गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया है कि भारत का 500वां क्रिकेट टेस्ट मैच किस शहर में खेला गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, कि भारत का 500वां क्रिकेट टेस्ट मैच किस शहर में खेला गया, तो 100 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर डी, कानपुर में खेला गया था दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमने किया बंदी रक्षक का हल प्रश्न पत्र। जिस बच्चे का भी बंदी रक्षक का पेपर है दोस्तों, उन सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अच्छे से पेपर दे के आना दोस्तों, सिलेक्शन लेना है आपको, तो क्वेश्चनों को अच्छे से करना, माइनस मार्किंग कम करने की कोशिश करना। ठीक है, 100 नंबर में अगर आप 65 या 70, आप मैक्सिमम 70 नंबर लाते हो तो कभी भी बाहर नहीं होगे, लेकिन फिर भी आपको जो है सफलता लेनी है तो आप 70 नंबर के आसपास नंबर जरूर लेके आएँ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। 20 नंबर की इस बार हिंदी आने वाली है, 40 नंबर का आपको उत्तराखंड देखने को मिलेगा और 40 नंबर का आपको अदर जीके देखने को मिलेगा, जिसमें कि यहीं 40 नंबर में आपके कंप्यूटर के सवाल होंगे और कुछ रीजनिंग के सवाल होंगे। इस बार मैथ वगैरह नहीं आएगी दोस्तों, पिछली बार भी फिलहाल मैथ तो नहीं आई थी, लेकिन यह है कि 10-12 नंबर की पिछली बार मैथ थी, लेकिन इस बार जो सिलेबस है चेंज है, मात्र 100 नंबर का है दोस्तों। वर्दी का जिसका भी सपना है अच्छे से पेपर दे गया है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना दोस्तों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।